Okay. Hello everyone. This is Anuj Narang. So नमस्ते हमारी पूरी मेडलामा फैमिली को. I think people are joining. So I'll just give, because it's our first webinar, I'll give 2 to 3 minutes more and to join, to allow people to join. And we'll start it by another 2 3 minutes. Thanks everybody for joining. Just give us 2 3 minutes. Thank you. हाँ शुचि, हाँ जी अच्छा अच्छा मैंने म्यूट कर दिया अपना. हेलो Okay, I will request everyone to start their video if possible, because it will be an interactive session. And अगर सब वीडियो पे रहेंगे तो हमारा जो सेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है हम पूरे तरीके से उस तक पहुंच पाएंगे. So संजय जी, अंजलि जी and Vishal, Realme, if you can start your video, it will be great. So we'll start this session, and thank you everyone for joining this session. So I will just take 5 to 10 minutes, and then we'll allow our expert, Dr. Srishti Panjani, to take over and tell us about oral health in cancer. Before that, before starting the session, I will just request everyone that we will center ourselves first to this room, and we will take 45 minutes to ourselves, focus on this session so that we can take the most of it. So I'll request everyone to just take a deep breath, and I will request everyone to close their eyes. I will ask you to take a deep breath and release. श्वास अंदर खींचे और exhale. Focus on your breath. Inhale, exhale. Thank you. Thank you for doing this. So I am Anuj Narang, and I am the founder of MedLama. MedLama क्या है? MedLama एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं. ये एक इनिशिएटिव है नारंग बायोटेक द्वारा, एंड नारंग बायोटेक को काफ़ी लोग यहाँ पर जानते होंगे. हम लोग नारंग बायोटेक एक कैंसर मेडिसिन सप्लायर्स हैं जो 30 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. 30 साल से हम पेशेंट्स को मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, बट हमने रास्ते में देखा है कि पेशेंट की फैमिली को काफ़ी स्ट्रगल होती है इन देयर जर्नी, एंड हमें लगा कि हम इस स्ट्रगल में उनको और वैल्यू ऐड कर सकते हैं. जब मैं 10 साल पहले इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, एंड हमने देखा कि पेशेंट तक एक होलिस्टिक वेलबींग नहीं पहुंच रही है. होलिस्टिक वेलबींग का मतलब है कि मेंटल वेलबींग, न्यूट्रिशनल वेलबींग, उनके साइड इफेक्ट्स और उनके सिम्टम्स पे काम करना. बहुत पेशेंट्स को ये चीज़ को हैंडल करने में समस्या आ रही थी.
एंड हमें लगा कि अगर हमारी एक ये छोटी सी कोशिश से हम अपने पेशेंट्स को, हम अपने साथ जो हमारे सदस्य जुड़ रहे हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारी एक छोटा सा इनिशिएटिव है जिससे हम होलिस्टिक वेलबींग पे काम करेंगे। मैं अनुज नारंग, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं एक फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ। एंड मेरा मानना है कि अगर हम अपनी न्यूट्रिशन को, अपने मेंटल वेलबींग को, अपने एनवायरनमेंट को, इस चीजों को अगर हम बेहतर कर सकते हैं तो हम जिंदगी में और खुश रह सकते हैं। एंड अगर हम, इफ यू आर हैप्पी, वी आर हेल्दी, so we need to be happy. And this is my mission in life. I want to be happy and I want to make people happy. So this is our initiative so that we can help people achieve that. So इसके साथ ही I will like to share a story, a small story, and then उसके बाद I will ask Dr. Srishti to take over. So हमारा एक कल ही मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ है एंड आई विल लाइक टू शेयर इट विद माय एंटायर मेडलामा फैमिली। लाइक जो हम मेडिसिन आपको पहुंचाते हैं, हमारा एक हमारा एक डिलीवरी पर्सन ये एक मेडिसिन एक पेशेंट तक लेके जा रहा था एंड रास्ते में वो मेडिसिन उसके बैग से गिर गई रास्ते में। एंड जब वो गिरी है तो आपको पता है ये मेडिसिन कितनी एक्सपेंसिव है। As soon as we got that call from our person that this has happened, this entire incident had happened, I rushed to the place of incidents, and it was near the Noida Expressway. And that expressway is so big, and we couldn't find the bag. We went entire way back, and हमें वो bag नहीं मिला। ये रात को 8:30 बजे की बात है। हमने पुलिस तक पहुंचे, पुलिस वालों ने हेल्प करा, उन्होंने कैमरास चेक करे, बट हम उस रास्ते पे हमने एटलीस्ट 4 बार देखा। एंड चौथी बार में एक बंदे ने हमारे को बताया कि आपका यहाँ पर एक बैग गिरा था और वो बैग इस दुकान पे हमने ड्रॉप किया हुआ है। सो इट वॉज प्योर लक, इट वॉज प्योर कोइंसिडेंस दैट वी फाउंड दैट मेडिसिन। बट इससे एक लर्निंग है कि अगर हम कोशिश करते रहेंगे, अगर हम हार नहीं मानेंगे, तो हम कुछ अपनी जहां तक हम पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। बाकी डेफिनेटली लाइक द सुपर पावर takes over after that. So this is our initiative, and today we want to focus on oral health because हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ने हमारे को बताया कि हमारे को अल्सर्स हो रहे हैं, हमारे को खाने में समस्या होती है ये मेडिसिन के साथ। तो हमारे को लगा कि हमारा जो पहला सेशन है वो हम ओरल हेल्थ पे रखते हैं सो दैट जो पेशेंट्स की इमीडिएट प्रॉब्लम्स है उनका हम आंसर कर पाए। इसके बाद आने वाले सेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और होने वाले हैं जो होलिस्टिक वेलबींग, साउंड हीलिंग, मेडिटेशन पे होंगे। So, with that note, I will like to introduce our guest of tonight, our expert speaker of tonight, Dr. Srishti Punjani. She's a founder at Coral Dental. She's a expert in the industry for last 15 years. She's studied in India. She's taken her education from RCS UK. So I think she'll be a great person who can help you, and she's aligned with our mission to help our Medlama family. She's aligned with the vision to make people happy. She's aligned with the vision of adding value to people. And that's why we asked her to, requested her to do this for our Medlama family. So, and before handing over to her, I just want to know this session is not for all. It's only for our Medlama family, people who are members of our community. So I will request you to take the most of it. Next 45 minutes, I think she'll give you great value, and please take a note of it, whatever you can.
डॉक्टर सृष्टि प्लीज। थैंक यू अनुज जी। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि है और मैं ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस दौरान मैंने काफी सारे पेशेंट्स के साथ काम किया है जिनको कैंसर है। काफी गवर्नमेंट सेटअप्स में काम किया है जहाँ जो चैलेंजेस हैं लोगों के, लाइफ चैलेंजेस हैं, जो बजट चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। बिफोर आई स्टार्ट एजुकेटिंग यू कि कैसे आप अपने माउथ का ध्यान रख सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी चैट बॉक्स में कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो केयर टेकर्स हैं और कितने लोग पेशेंट्स हैं खुद। अगर आप एक पेशेंट हैं, चैट बॉक्स पे आप पी टाइप करिए, और अगर आप एक केयर टेकर हैं तो आप सी टाइप करिए, क्योंकि मुझे ये पता चल जाएगा कि आप किसके लिए ये सुन रहे हैं और आपकी पर्सनल कंप्लेंट क्या है, सो दैट आई कैन एड्रेस इट और मैं कुछ सोल्यूशन दे पाऊं आपको बाय द एंड ऑफ इट। ठीक है, तो नेहा, आई थिंक यू trying to write patient. Yeah, okay. So there are two caretakers, there are two, okay, okay, two patients. Okay, anyone else? ठीक है. So the first thing which I want to share is कि I am really thankful that you are participating on the chat with me, क्योंकि आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं तो ये एक रियल लाइफ कंसल्टेशन तो है नहीं कि हम आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर इस सेशन के थ्रू मैं आपको कुछ कॉमन दवाइयां जरूर बता दूंगी जो आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं और आपको उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। और कैसे कुछ चीजों को घर पे पता किया जाए अपने माउथ के लिए। काफी बार ये देखा गया है जितनी भी मेडिकल स्पेशलिटीज हैं उनमें ओरल हेल्थ की एजुकेशन बहुत कम है। बिकॉज इवन जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जब आप अपने पेशेंट को गाइड करते हैं तो एक होलसम एटमोस्फियर बाकी सब स्पेशलिटीज का तो बन जाता है, बट डेंटल एक ऐसी स्पेशलिटी है जो काफी छूट जाती है, जबकि हर चीज का इनटेक हमारे माउथ के थ्रू होता है। माउथ को विंडो कहा जाता है हमारी बॉडी का। सो आवर माउथ इज द विंडो टू आवर हेल्थ, बट डू वी इवन टेक केयर ऑफ आवर माउथ दैट मच? We don't, unfortunately, whether it's a healthy individual or it's somebody who's battling with cancer. So the first thing which I want to share with you is ki, is my screen visible? Yeah. So the well-being that we are looking at for you people will not just be about surviving cancer. It is about feeling better while you are treating yourself with medicines that are being provided to you by the doctors. द फर्स्ट वुड बी फिजिकल वेलबींग। आप रेस्ट अच्छे से कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, दवाई टाइम से ले रहे हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, आपको किसी भी तरह का दर्द नहीं है, ये आपकी फिजिकल वेलबींग में आता है। साइकोलॉजिकल वेलबींग वो होती है जिसमें आप अपनी खुद को एंजॉयमेंट का टाइम दे रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, एंग्जाइटी नहीं ले रहे हैं, हर चीज में हताश नहीं फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं फील कर रहे हैं कि वक्त ने आपके साथ एक गलत चीज की है। इसको भी ठीक रखना आपकी नरिशमेंट और आपके वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सोशल वेलबींग। मिलना जुलना मत छोड़िए लोगों से। मिलने जो इंसान एक सोशल एनिमल है, आप मिलना जुलना नहीं छोड़ सकते नो मैटर आप किस चीज से डील कर रहे हैं। तो आपको अपना फैमिली रोल, चाहे आप फादर हैं, मदर हैं, केयर टेकर हैं किसी के, आपको अपने फैमिली रोल्स पे वैसे ही बिहेव करना है जैसे आप पहले थे। आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में कोई डिविएशन नहीं लानी है। ये पहला स्टेप है कैंसर को बीट करने के लिए। जैसे ही आपकी मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग डिस्टर्ब होने लगती है और आपकी रूटीन हिलने लगती है तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे सिम्टम्स स्ट्रेस की वजह से इनवाइट कर लेते हैं। काफी सारे ओरल सिम्टम्स भी स्ट्रेस की वजह से आते हैं बॉडी में, और कुछ डेफिनेटली जैसे म्यूकोसाइटिस आप सबने मेरे साथ शेयर किया था। म्यूकोसाइटिस या मुंह में छाले होना या मुंह का टेस्ट बदल जाना या कुछ ऐसी चीजें होना जैसे मुंह सूख जाना या थूक ना बनना मुंह में, ये सब प्रॉब्लम्स काफी लोगों को कॉमनली रेडिएशन और कीमोथेरेपी की वजह से होती ही है, जिसके लिए मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। बट उससे पहले जो चीजें आपके हाथ में है उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और द लास्ट थिंग इज, आप अपना कनेक्शन अपने हायर सेल्फ के साथ, जो आप जिस भी भगवान को पूजा करते हैं या आप नहीं करते, एक हायर कॉन्शियसनेस में मानते हैं, अपने इनर अंतरात्मा से अपना कनेक्शन बनाए रखें। अगर आपकी बॉडी के अंदर इतनी ताकत है कि वो कैंसर बना सकती है तो वो उसको मार भी सकती है। आपकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आप इस जर्नी को विन कर सकें। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आपको ये पता चल जाता है कि आपको कैंसर है
तो आप ये मान के चलिए, काफी बार मैंने बहुत सारे केयर टेकर से ये सुना है कि हम अपने पेरेंट्स को या अपने जिसको भी कैंसर है शेयर ही नहीं करते ये न्यूज कि कैंसर है, क्योंकि उनका मोरल डाउन हो जाता है, उनकी जो विल है फाइट करने की या जीने की वो खत्म हो जाती है। तो इसके ऊपर मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा सोचना बहुत गलत है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है जो कि है ट्रीटमेंट करवाना। इलाज तो देखिए कराना ही पड़ेगा, अगर आपके पास नेसेसरी मीन्स है, फंड्स हैं, तो आपको इलाज तो कराना ही है, ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। बट आजकल ट्रीटमेंट इतना अच्छा अवेलेबल हो गया है कि सर्वाइवल रेट जो है कैंसर के साथ बहुत बढ़ गया है। तो अब बात जो है सर्वाइवल से कहीं आगे बढ़ चुकी है। मेडलामा का जो इनिशिएटिव है जो अनुज जी ने स्टार्ट किया है वो भी इसी के ऊपर है कि आपने सिर्फ जीना नहीं है, आपने अच्छे तरीके से जीना है, आपने अपनी लाइफ को बेटर करना है। सिर्फ जीने के लिए या एक रूम में रहने के लिए आप सरवाइव नहीं कर रहे हैं कि आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ये जर्नी कब खत्म होगी। आपने इस जर्नी को फ्रूटफुल बनाना है, आपने पॉजिटिव रहना है, इस एनवायरनमेंट को अपने ऐसा बनाना है कि आपका केयर टेकर एग्जॉस्ट ना हो, पेशेंट अपने आप के बारे में अच्छा फील कर सके और अपनी लाइफ को बहुत टू द फुलेस्ट जी सके। तो इसके साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि जो भी केयर टेकर और पेशेंट्स है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपको पर्टिकुलरली अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर करिए चैट बॉक्स में, बिफोर आई मेंशन द अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस और क्या सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप एक केयर टेकर या पेशेंट है, प्लीज चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिए। क्या कोई शेयर करना चाहता है अपनी प्रॉब्लम? कोई ओरल हेल्थ प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं घर पे या आपके पेशेंट्स फेस कर रहे हैं, छाले होना या मुंह सूख जाना या टेस्ट बैड हो जाना, अगर ऐसा कुछ वो फेस कर रहे हैं तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, उससे मुझे एक अंदाजा लग जाएगा। ओके। पर आप ओरल अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगी, क्योंकि जनरल वेलबींग की जो टॉपिक्स हैं वो आई थिंक एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको बेटर गाइड कर सकता है। अगर आपके माउथ के रिलेटेड कोई पर्टिकुलर इशू है, मैं उसके रिगार्डिंग आपको डेफिनेटली आज एक सोल्यूशन दे सकती हूँ। ठीक है, तो हम ओवरऑल एक बार अगर समझें कि ओरल कॉम्प्लिकेशंस तब बनती है माउथ में जब रेडिएशन या हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाती है पेशेंट को। सबसे पहले तो जितना कैंसर, अगर किसी को हेड एंड नेक रीजन का कैंसर है तो ओरल कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा होंगी, तो क्योंकि रेडिएशन इसके मुंह के आसपास ही दी जा रही है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है अ, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है ओरल म्यूकोसाइटिस की। कैंसर की जो लोकेशन है, जितना रेडिएशन मुंह के पास दी जाएगी उतना ज्यादा चांसेस हैं कि मुंह में छाले बने। तो जैसे कि हिना जी ने शेयर किया मेरे साथ कि उनके केयरटेकर को मुंह में छाले हैं, वीकनेस है और खाने का मन नहीं करता। ऑब्वियसली, क्योंकि खाने का मन तब करता है पेशेंट को जब वो खाने को एंजॉय कर सकता है। हम सबको खाने का तभी मन करता है जब हम खाने को एंजॉय करते हैं। हम काफी सारी सब्जियां नहीं खाते क्योंकि हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए खाने का जो टाइम है वो उनकी हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, और वो सिर्फ अपने आप को कुछ फीड करने के लिए या जिंदा रखने के लिए नहीं खाते, लोग एंजॉय करते हैं खाने को। कॉन्स्टिपेशन, जैसे अंजलि जी ने बताया कि उनके 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 पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन एड्रेस थ्रू फूड, एंड देर इज पेन इन द बॉडी डेफिनेटली। तो जितना रेडिएशन मुंह के करीब होगी उतनी ज्यादा चांसेस है कि मुंह में इस टाइप से छाले बनेंगे। कभी कभी छाले छोटे होते हैं, कभी छाले बहुत ही लंबे और बड़े किस्म के होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे रेडिएशन का समय बढ़ता है, पहले हफ्ते में ये सब बनना शुरू होता है, दूसरे हफ्ते में छोटे छोटे छाले दिखने शुरू होते हैं, और तीसरे हफ्ते में छोटे छोटे छाले जुड़ के बहुत बड़े छाले बन जाते हैं, जिस टाइम पे पेशेंट को काफी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। इनफैक्ट मेरे साथ कुछ पेशेंट्स ने अपनी जर्नी इस तरीके से भी शेयर किया है कि रेडिएशन से इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, जितना मैं बिल्कुल ही खा पी नहीं पा रही या जितना मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है उसकी वजह से मेरा रेडिएशन पे जाने का ही मन नहीं कर रहा। तो आपको ये एक सेकेंडरी डिस्कम्फर्ट है, आपका प्राइमरी डिस्कम्फर्ट कैंसर है। आप कभी भी ओरल ओरल डिस्कम्फर्ट या वीकनेस या कोई एक सेकेंडरी डिस्कम्फर्ट को लेके ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इन सब चीजों के सोल्यूशंस हैं और बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसके लिए हम आपको मदद भी करेंगे। तो आज हम ओरल तकलीफों का एक सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और मैं सारी वो चीजें वो बताऊंगी जो आप घर पे रख सकते हैं बिना किसी से पूछे।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी बार रेडिएशन काफी लंबे लंबे टाइम तक चलती है, बट दूसरे से तीसरे हफ्ते में पेशेंट को मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं माउथ में। तो अगर आपको ये साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं, आपने डेफिनेटली अपना इलाज नहीं रोकना है, आपने इसको सिम्टोमेटिक रिलीफ के थ्रू ट्रीट करना है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ज्यादातर पेशेंट्स को? पेनफुल माउथ सोर्स हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाना या जलन जैसी हो जाना, या पूरा ही माउथ, गाल के अंदर का जो हिस्सा है लाल दिखना, या ऐसा लगना कि कच्चा हो गया है, जो मांस है मुंह के अंदर का कच्चा हो गया है। मुंह में बिल्कुल ही बुरा स्वाद आना, कुछ लोग कहते हैं कि हमें मेटल जैसा स्वाद आ रहा है या बकबका सा स्वाद आ रहा है। क्या आपने ऐसा कभी सुना है? जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं आज, कभी आपने ऐसा सुना है? टाइप यस। यस, हीना सेड यस। तो ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है पेशेंट की कि मुंह में एक बकबका स्वाद आता है, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, और ऐसा लगता है कि हम खा ही क्यों रहे। एक बर्निंग सेंसेशन होती है मुंह में, जब ऑब्वियसली मुंह इतना छिला हुआ हो जाएगा, तो मुंह में कुछ भी आप डालेंगे तो ऐसा लगेगा जलन हो रही है। अब जलन में तो पेशेंट खा नहीं सकता, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि आप उसको जलन में कुछ भी खाना देंगे तो वो या तो मुंह बनाएगा या निराश होगा, या आपको ऐसा फील कराएगा कि आपने खाना दे ही क्यों दिया है, ये तो मैं खा ही नहीं सकता, आप मुझे परेशान ही कर रहे हो खाना देके। तो ये उनकी सिचुएशन भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये केयर टेकर हैं तो साइकोलॉजिकली वो क्या गो थ्रू कर रहे हैं, आप सोचिए। खाने के थ्रू हम अच्छा फील करते हैं, वो खाने के थ्रू भी अच्छा फील नहीं कर पा रहे, इससे बुरी चीज नहीं हो सकती। तो ये बहुत ही कॉमन एक फाइंडिंग है जो मेरे को मिलती है पेशेंट्स में, कि वो बहुत बर्निंग माउथ की वजह से बहुत बुरा फील करते हैं। इनफैक्ट जिनको कैंसर नहीं भी है और उनको बर्निंग माउथ है, 40 साल की बात, काफी सारी विमेन में देखा गया है बर्निंग माउथ होता है, और काफी छिली हुई त्वचा मुंह के अंदर रहती है, तो वो कुछ भी अच्छा जो फेवरेट उनका खाना है वो एंजॉय नहीं कर पाते। चौथा, मुंह सूख जाता है, ऐसा लगता है थूक ही नहीं बन रही मुंह में, पानी पी रहे हैं तो अंदर ही नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, कुछ swallow नहीं करा जा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थूक का होना आपके माउथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थूक बनती है मुंह में, उससे आप खाना निगल सकते हैं। अगर आप थूक ही नहीं बनेगी मुंह में, तो ना खाना अंदर जाएगा, खाना ऐसा लगेगा यहीं पे अटक गया है। दूसरा, थूक क्या करती है, हमारे पूरे माउथ को प्रोटेक्ट करती है, एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारे माउथ को। अगर हमारे माउथ में इम्यूनिटी नहीं होगी तो आपको कैविटीज हो सकती हैं, जो नॉर्मल डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, पायरिया लग जाना, मसूड़े कमजोर हो जाना, दांतों का हिलना शुरू हो जाना, मुंह में इन्फेक्शन हो जाना, और दांतों में दर्द शुरू हो जाना, ये सब शुरू हो जाता है। पर आपको क्या पता है कि कोई भी प्रॉब्लम दांतों की, अगर दांतों में आपको सूखा मुंह होने की वजह से या पुअर ओरल हाइजीन होने की वजह से यदि कोई प्रॉब्लम होती है, तो डेंटल प्रॉब्लम्स कैन नेवर बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन। ये एक मिथ है इंडियन सोसाइटी में कि हम डेंटल प्रॉब्लम्स को केमिस्ट पे जाके एक दवाई खा के ठीक करना शुरू कर देते हैं। वो ठीक नहीं हो रही है, वो सिर्फ दर्द खत्म हो रहा है आपका। दर्द खत्म करने से आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, इन्फेक्शन अंदर बढ़ेगा ही। आपने ऊपर से दर्द को दबा दिया, इसके बाद इन्फेक्शन इनफैक्ट इतना बढ़ जाएगा क्योंकि आप अवेयर ही नहीं है उस इन्फेक्शन के। पेन जो है, जो दर्द है, वो सिर्फ आपको अवेयर करा रही है कि आपके माउथ में एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम की अवेयरनेस आपको लेनी है और आपने सही इलाज करवाना है। ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले लेके आपने दर्द को मार नहीं देना। दर्द आपकी बॉडी का एक अवेयरनेस मैकेनिज्म है, आपने उस मैकेनिज्म को बंद नहीं करना दवाई खा के या पेन किलर्स खा के। दर्द जब तक आपकी ठीक नहीं हो रही इलाज करवा के, तब तक आपने उसका पीछा नहीं छोड़ना, आपको उसका करेक्ट सोल्यूशन ढूंढ के ही उसका पीछा छोड़ना है। इसके अलावा काफी बार मैंने ये देखा है, माउथ माउथ में कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि स्पेशली पीछे की साइड पे, नीचे की हड्डी में पीछे की साइड पे कुछ ऐसे एरियाज ओपन हो जाते हैं जहां मसूड़ा हट जाता है। अब लोगों को लगता है ये कुछ पीला है या कुछ यहाँ खाना जम गया है, तो लोग बहुत जोर जोर से ब्रश करने लग जाते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जहां मसूड़ा हटा है वो एरिया एक्चुअली हड्डी है। आप अगर हड्डी आपके माउथ में एक्सपोज हो गई है, तो ये एक साइन है कि आपको इमीडिएटली अपने केयर प्रोवाइडर या डेंटल केयर प्रोवाइडर के पास चले जाना चाहिए। अब बात ये है कि इंडिया में तो लोग मुंह में झांक के ही नहीं देखते हैं। तो आज से जो भी ये वेबिनार अटेंड कर रहा है, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे आप एक पेशेंट है, केयर टेकर है, या आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपको अपने माउथ में झांक के तो देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। अगर आप सिर्फ खाना खाते हैं और मुंह बंद करके सो जाते हैं, उससे आपके माउथ की हेल्थ कैसी चल रही है आपको पता ही नहीं चलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अवेयर हो कि अगर कहीं आपका मसूड़ा हट रहा है, कहीं भी आपको आपको एक येलो पैच दिख रहा है फ्रंट में, मसूड़े के नीचे, पीछे की साइड,
तो वो एरिया एक बोन एक्सपोजर का एरिया है, और उसको जल्द से जल्द कवर करना या उसको जल्द से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम बोन में इन्फेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि जब जब आपकी रेडिएशन चल रही है या जब आपका कैंसर का इलाज चल रहा है, आपका कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता। यदि मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है या हुई है इन द लास्ट 18 मंथ्स, मतलब 1.5 साल के अंदर, मैं उसकी एक भी सर्जरी प्लान नहीं कर सकती हूँ। तो क्यों ना आज के वेबिनार के थ्रू मैं आपको ये सब टिप्स सिखा दूं कि आप इसको होने ही ना दें। आप माउथ के बारे में इतना अवेयर रहें कि आप इसको होने ही ना दें, और आपको ऐसे सिचुएशन में मेरे पास आना ही ना पड़े कि आपको एक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, डेंटल में कुछ भी आप सर्जरी के बिना नहीं अचीव कर सकते। पेन रिलीफ कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट डूइंग समथिंग इन द माउथ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी अब तक बात समझ आ रही है। प्लीज, जितने भी लोग इस वेबिनार में हैं, अगर आप पेशेंट्स हैं, केयर टेकर्स हैं, और या अगर आप सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, प्लीज टाइप यस अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नेहा, थैंक यू रियलमी, थैंक यू हीना, थैंक यू लखन जी फॉर रिस्पॉन्डिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे पेशेंट्स मेरी बात समझें, ताकि ये मैसेज मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। और जैसे मैं अपने पेशेंट्स को देखती हूँ अपनी क्लिनिक में, मैं नहीं चाहूंगी कि आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम हो घर पे रह के। अगर आपको डिफिकल्टी होती है, कुछ लोगों को थूक ना बनने की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो बात भी नहीं कर पाते। इवन जो मुंह से सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, मतलब मुंह से सांस लेते हैं उससे मुंह और सूख जाता है, और उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि हम बोल भी नहीं पा रहे, इतना दर्द है मुंह में। तो इस सिचुएशन तक ना पहुंचे, इसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं आज हम समझेंगे। और लास्ट एक चीज है फंगल इन्फेक्शन। जब हमारी बॉडी में कहीं भी मुंह हो या कोई भी एक एरिया हो, आपने देखा होगा पैरों की उंगलियों के बीच में भी फंगल इन्फेक्शन होता है। थैंक यू सुमित, थैंक यू अमित। यस, आई विल गिव यू अ सोल्यूशन फॉर माउथ स्मेल्स ऑल्सो। ज्यादातर माउथ स्मेल कोई इन्फेक्शन या पायरिया या मुंह सूखा होने की वजह से होती है। अगर हम तीनों चीजों पे विजय प्राप्त कर लें तो डेफिनेटली मुंह की स्मेल को ठीक किया जा सकता है। तो लास्ट जो मैं आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में बता रही थी, आपने देखा होगा काफी लोगों के पैरों की उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन रहता है। वो क्या है? वो एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में दाद कहते हैं। अब ये इन्फेक्शन, यही फंगल इन्फेक्शन माउथ में भी होता है, बट इसके बारे में हम अवेयर नहीं है, क्योंकि ना हमें उसके ऊपर इचिंग होती है, बस हमें एक इरिटेशन महसूस होती है माउथ में, और हम इरिटेशन को किसी भी चीज का नाम दे देते हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है। तो इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही आपकी इम्यूनिटी लो होगी, जो कि कैंसर की जो रेडिएशन थेरेपी है और जो कीमोथेरेपी है, उसमें आपकी इम्यूनिटी स्वाभाविक तौर से कम होगी ही होगी। उस दौरान आपको माउथ में फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप फंगल इन्फेक्शन आप डॉक्टर पे जाएंगे और पता चलेगा। एक घर पे भी तरीका है फंगल इन्फेक्शन पता करने का। सबसे कॉमन जगहें क्या है फंगल इन्फेक्शन जहां होता है? तो सबसे कॉमन जगह है जीभ के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों के ऊपर, जो मसूड़ा है उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, गाल के अंदर की साइड पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, आपको एक सफेद रंग का पैच दिखेगा, तालू के ऊपर आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आप इन जगहों को जरूर चेक करिए, चेक करे बिना आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप देखते हैं टंग पे, देखिए टंग काफी लोगों की वाइट रहती है, तो हर हर बार अगर आपकी वाइट टंग आप देखते हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन नहीं है। सिर्फ टंग क्लीन करने से, एक टंग क्लीनर से भी आप वाइट टंग को हटा सकते हैं। तो टंग वाला अगर हम छोड़ के बाकी वाइट पैचेस की बात करें, अगर मुंह में आपके वाइट पैचेस है तो आप एक गॉज पीस लेंगे या आप एक कॉटन लेंगे स्टेराइल, उसको उस वाइट पैच पे रख करके देखेंगे। अगर वो वाइट पैच हट रहा है, दिस मीन्स वो एक फंगल इन्फेक्शन है। अगर वो वाइट पैच वही है तो दिस मीन्स वो एक फंगल इन्फेक्शन नहीं है। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है, तो जब आप उसको रगड़ते हैं या रब करते हैं हल्के हाथ से तो वो हट जाता है। तो ये अगर हिना, मैं आपको अनफॉर्चुनेटली हेडेक और लेग पेन के बारे में हेल्प नहीं कर पाऊंगी, दैट इज नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। मैं आज आपको बाकी सारी जिसकी वजह से वो कुछ गर्म नहीं खा पाती। यस, अब इसके बाद मैं ट्रीटमेंट ऑप्शन ही आपके साथ हर्षित शेयर करने वाली हूँ, एंड आपको काफी यूजफुल भी फील होगा जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले, अगर कोई ऐसा है यहाँ पे जिनकी रेडिएशन शुरू नहीं हुई है, तो पहली सलाह ये है कि आप अभी डेंटिस्ट में चले जाइए
जो आपके अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवा के फिर अपनी रेडिएशन शुरू कराइए, क्योंकि रेडिएशन खुद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से अगर आपको एग्जिस्टिंग कैविटीज हैं, एग्जिस्टिंग दांतों में कोई रूट कैनाल की जरूरत है, मुंह में कोई छाले हैं, उनको पहले से ठीक करवा के फिर रेडिएशन की डोज शुरू कराइए। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको रेडिएशन के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स तो होंगी, बट आपको जनरल ओरल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जिसकी वजह से आप दर्द का अनुभव नहीं करेंगे, और ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। और मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ऑन्कोलॉजिस्ट और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझें कि डेंटल चेकअप बिफोर स्टार्टिंग रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो होगी छाले। अब छालों में हम क्या कर सकते हैं? जब जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आप खाने को थोड़ा कम नमक, कम मिर्च और कम मसालों वाला बनाइए। इसका मतलब है थोड़ा फीका किस्म का खाना अपने पेशेंट को दीजिए, क्योंकि आपके जो पेशेंट्स हैं या आप अगर खुद ये खाना कंज्यूम कर रहे हैं, आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स अच्छे नहीं लगेंगे, आपका मुंह टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो इससे बेटर है कि आपके फेवरेट फूड का आपको बुरा स्वाद आए और आप निराश हो जाएं। इससे आप एक स्टैंडर्ड डाइट मेंटेन करिए, जिससे आप ना ज्यादा खुश होते हैं ना ज्यादा निराश होते हैं। तो फूड से आप इमोशन को हटा दीजिए। अच्छा या बुरा आपने फील नहीं करना है, आपने बॉडी को एक न्यूट्रिशन के तौर पे खाना देना है। उसके स्वाद को आप न्यूट्रल बनाइए। स्वाद को ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा बनाने की कोशिश ना करिए। आप बिल्कुल एक स्टैंडर्ड जो आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं मुंह में, ऐसा स्वाद का खाना घर पे बनाइए। दूसरा, आप दो चीजों को हमेशा रखेंगे घर में, एक होगा शहद और एक होगा नींबू। लेमन और हनी से आप किसी भी खाने का स्वाद चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप खाने की मिठास और खाने की खटास को जैसे ही बदलेंगे, कुछ कुछ पेशेंट्स इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे ही हल्का सा खट्टापन ऐड हो जाता है, उनके लिए सारे मसाले डल हो जाते हैं और उनके लिए खाना बहुत इजीली मुंह में रखना इजी हो जाता है। तो आप इन दो चीजों को ऐड करके टाइम टू टाइम अलग अलग रेशो में जितना आपको पसंद है उतना ऐड करके देखिए, हटा के देखिए, अलग अलग टाइम पे अपने पेशेंट का फीडबैक लीजिए, उनको क्या पसंद आ रहा है, और इस हिसाब से उनके खाने में ये चीजों को यूज करना शुरू कीजिए। लेमन एंड हनी, ये बहुत सारे, इवन अगर आपका माउथ ड्राई हो जाता है तो लेमन और हनी इतने बेनिफिशियल है कि लेमन और हनी से आपका सलाइवा का फ्लो शुरू किया जा सकता है। हम कभी भी अगर ड्राई माउथ के पेशेंट को क्लिनिक में देखते हैं और उनके थूक का एनालिसिस करना होता है हमें क्लिनिक में, तो हम पहली चीज जो उनको चटाते हैं वो होता है नींबू। हम उनके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन उनकी जीभ के नीचे रखते हैं, जिससे उनका सलाइवा बनना शुरू होता है, और उसके बाद हम थूक एक पेपर पे लेके उनकी टेस्ट करते हैं। तो ये चीज आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी थूक बनी नहीं रही है तो कुछ जीभ के नीचे लेमन ड्रॉप्स रखिए, लेमन की ड्रॉप्स रखिए, उससे आपका सलाइवा बनना शुरू हो जाएगा। उसमें आपको खाने को स्वॉलो करने में और डाइजेस्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। और क्या कर सकते हैं आप खाने को ठंडा करके खाइए। ठंडा मतलब कुछ लोगों को रूम टेम्परेचर खाना पसंद हो सकता है, जैसे हम लोग गर्मा गर्म खाना सर्व करना पसंद करते हैं घरों में। इस मेथड को अगर आपके पेशेंट को खाना पसंद नहीं आ रहा है, आप टेम्परेचर को चेंज करके देखिए। कभी कभी कुछ पेशेंट्स रूम टेम्परेचर के खाने को लाइक करते हैं। जिनको जिनको छाले कम डिग्री के हैं उनको रूम टेम्परेचर का खाना पसंद आता है। जिनको बहुत ज्यादा छाले हो गए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेशेंट बिल्कुल फ्रिज का खाना खाना पसंद करे, बिल्कुल ही ठंडा। उससे उनको आराम मिलेगा और उससे वो खाना खा पाएंगे, एटलीस्ट उनकी बॉडी के अंदर खाना जाएगा और वीकनेस नहीं होगी। आधे से ज्यादा वीकनेस अच्छे से न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से होती है, क्योंकि पेशेंट खाने को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए उनको वीकनेस होती है। अभी तक अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, टाइप अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स सो दैट मुझे ये पता चलेगा कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। टाइप अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स अगर अभी तक आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आई मेरी, और आपको लगता है कि आप इजीली घर पे ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू नेहा, थैंक यू विशाल। अगर बाकी सबको भी ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी टिप्स वो घर पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे हनी और लेमन का यूज करना, ठंडा खाने को ठंडा करके इस्तेमाल करना, और खाने को थोड़ा ब्लैंड करना, या स्वाद थोड़ा उसका न्यूट्रल बना के पेशेंट को देना, इस टाइप से आप खाना घर पे बना सकते हैं।
थैंक यू एवरीवन फॉर योर रिस्पॉन्स। चौथी चीज जो मैं पेशेंट को खुद से देती हूँ वो ये होता है कि कुछ जेल्स आते हैं। यस, रियलमी जो भी है आप, जो आपने फोन से लॉगिन किया हुआ है, आप बिल्कुल ठंडा खा सकते हैं। आपके मुंह को आराम देने के लिए आप किसी भी टेम्परेचर का खाना खा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेशेंट ठंडे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप पेशेंट को एक छोटे छोटे आइस क्यूब्स वाला, मतलब आइस को जैसे अगर आप बहुत छोटा कर ले, ठंडा पानी उससे पहले आप एक कोटिंग बना ले, ठंडा पानी मुंह में दे रखने के लिए। चाहे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कंज्यूम नहीं करे तो बेटर रहेगा उनके लिए, तो आप उनको बोलिए स्पिट आउट करने के लिए। मुंह में एक कोटिंग बन जाएगी ठंडक की, उसके बाद खाना खाना बहुत इजी हो जाएगा। हम लोग क्लिनिक में काफी बार आइस चिप्स यूज करते हैं। हम लोग सिरिंजेस में आइस के छोटे छोटे टुकड़े जमा करके रखते हैं और वो पानी में मिला देते हैं। हर सर्जरी के बाद, हर टाइप के प्रोसीजर के बाद ये पेशेंट को बहुत आराम देता है और इसको घर पे बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो इसको करने से बिल्कुल मत कतराइए। खांसी जुकाम नहीं होता मुंह में आराम देने से। तो अगर आप इतना ज्यादा वरी कर रहे हैं खांसी जुकाम के लिए, इतना ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले पेशेंट को आराम देना है। हर सर्जरी के बाद लगभग हम बाहर से ठंडे पैक्स लगवाते हैं पेशेंट को, माउथ में ठंडा पानी देते हैं रखने के लिए। उससे ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल होती है माउथ की, और आप ब्लड सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, जलन की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। चौथी चीज जो मैं आपको देना चाहूंगी, कुछ जेल्स अवेलेबल होते हैं जिनकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, आप फोटो भी खींच के रख सकते हैं। ये आप घर पे रखिए। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है जिसको मुंह में छाले हैं, आप भी नोट कर सकते हैं इस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस जेल को घर पे रख सकते हैं और आपने इस दोनों जेल्स को मिक्स करके जहां जहां छाले हैं वहां लगाना है। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, उसके बाद ये भी बताऊंगी आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आगे हम समझते हैं, कुछ माउथ वॉशेस आते हैं। जैसे अगर आपको माउथ में पूरा रेड हो रहा है और आप बिल्कुल कुछ खा नहीं पा रहे हैं, आप खाने से पहले और खाने के बाद पेशेंट को इस माउथ वॉश से माउथ वॉश रिंस कराइए। काफी बार पेशेंट्स काफी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं इसके बाद, और पेशेंट्स काफी अच्छा फूड इनटेक करना शुरू कर देते हैं आफ्टर यूजिंग दीज माउथ रिंसेस। ये पेन रिलीविंग माउथ रिंसेस होते हैं जो एक तरह से सुन कर देते हैं मुंह की जलन को। जैसे ही मुंह की जलन सुन होती है, पेशेंट इजीली खाना खा पाता है और उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाता है। प्लीज इस चीज को बहुत प्रायोरिटी पे रखिए। खांसी जुकाम को प्लीज इतनी प्रायोरिटी मत दीजिए, क्योंकि हर घर में खांसी जुकाम को लेके लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। ये फिर भी डील किया जा सकता है। अगर आपके पेशेंट को वीकनेस हो गई खाना ही ना खाने की वजह से, तो आप उसका क्या करेंगे? आप सारा टाइम इंजेक्शन के थ्रू खाना नहीं दे सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। पेशेंट और बीमार फील करने लग जाता है अगर आप इस तरीके से उनको खाना देने की कोशिश करते हैं। तो रिमेम्बर कि जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, लेमन और हनी को यूज करना, कुछ माउथ वॉशेस, कुछ जेल्स, ठंडा खाना, ठंडे पानी से कुल्ला करा देना प्रायर टू ईटिंग, न्यूट्रल खाना बनाना घर पे, ये प्लीज आप स्टार्ट करके देखिए और प्लीज अपना फीडबैक मेरे साथ ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। ये कुछ जेल्स हैं, सबसे ध्यान से देखिए। ऊपर मैंने आपको दो जेल्स का एक कॉम्बिनेशन लिखा है, एक हेक्सी जेल है और एक म्यूकोपेन है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी हैं जिसको छाले हो रहे हैं, ये स्पेसिफिकली कैंसर के लिए नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी हैं जिसको छाले होते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। इन दोनों जेल्स की आपने एक एक ड्रॉप लेनी है, हथेली पे मिलानी है, और जहां आपको जलन महसूस हो रही है आइडिया से आपने हर ओर माउथ में इसको लगा लेना है। 5 मिनट के लिए आपने रखना है इसको मुंह में, और उसके बाद कुल्ला कर लेना है। जब आप इसको मुंह में रखेंगे आप देखेंगे कि काफी थूक भी जब बन जाती है इस माउथ में इस जेल को लगाने के बाद। थूक का मैकेनिज्म ये है कि जैसे ही इन जेल्स को लगाया जाता है, थूक बढ़ने लग जाती है ताकि अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बने, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप दोनों जेल्स को मिक्स करके लगाएंगे और जो थूक जमा हो रही है मुंह में, उसको ना थूकेंगे ना swallow करेंगे, आप उसको मुंह में ही रहने देंगे। जब आप 5 मिनट्स तक या 7 मिनट्स तक इस जेल को लगा के रखेंगे, उसके बाद आप ठंडे पानी से इसको रिंस कर सकते हैं। अमित जी, कोई भी कर सकता है इसको, कोई इसके ऊपर ऐसा नहीं है ये कैंसर पेशेंट्स के लिए ही है। कोई भी बच्चा भी इसको, 10 साल से ऊपर बच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको समझा रही हूँ उसी तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना है। आई होप ये क्लियर है। मैं अगर कोई मेरे साथ रिवाइज करना चाहेगा ये इंस्ट्रक्शन, एनीबडी विलिंग टू शेयर, अगर किसी को छाले हैं जैसा मैंने समझाया, क्या आप शेयर करना चाहेंगे एक बारी? मिस हीना, अमित,
या कोई मेरे साथ अनम्यूट करके शेयर करना चाहेगा कैसे लगाएंगे आप जेल, या कैसे लगवाएंगे आप अपने पेशेंट से जेल? प्लीज रेज योर हैंड, या प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मैं आपको अनम्यूट करवाऊंगी और आपसे शेयर करवाऊंगी कि कैसे आप इस जेल को यूज करेंगे। आज सुन लेने से नहीं होगा, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप घर पे जब ये करेंगे मैं चाहूंगी कि आप ये ठीक से करें। संजय जी, आप वॉलंटियर करना चाहेंगे टू शेयर द इंस्ट्रक्शंस कि जेल कैसे लगाया जाता है? आई विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस प्रिस्क्रिप्शन। ये एक स्टैंड अलोन प्रिस्क्रिप्शन है फॉर अल्सर्स। एनीबडी एल्स वांट्स टू वॉलंटियर? ओके, अनुज जी आप एक बार रिवाइज करना चाहेंगे मेरे साथ? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आप एक बारी जैसे ये एक्सप्लेन किया गया आप प्लीज बताइए। यस फॉर श्योर, थैंक यू डॉक्टर सृष्टि, थैंक यू। सो जो मुझे समझ आया है कि ये दोनों को हमारे को एक एक ड्रॉप अपने हाथ हथेली में लेना है इन दोनों को मिक्स करना है, एंड जहां पर भी हमारे को छाला है वहां पर हमें अप्लाई करना है। करेक्ट, और राइट मुंह एंड में इस धूप को रखना है। राइट, ओके, ठीक है ठीक है। कितने टाइम तक हम रखें उसको लगाकर रिंस करने से 5 से पहले? 7 मिनट। 5 मिनट तक हम लगाकर फिर उसके बाद हम रिंस कर सकते हैं उसको पानी से। जी जी, और ठंडे पानी से रिंस करना है। अगर आपको छाले बहुत ज्यादा है तो आप नॉर्मल पानी से भी रिंस कर सकते हैं अगर आपके छोटे छोटे छाले हैं। बट अगर आपको सिवियर म्यूकोसाइटिस है या बर्निंग सेंसेशन है तो आपने 5 से 7 मिनट इसको मेक श्योर डू नॉट swallow। आप इस थूक को अंदर नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज अगर आप इस थूक को अंदर लेके जाएंगे तो आपको गले में सुनपन महसूस होने लग जाएगा। आप इस थूक को अंदर नहीं लेके जाएंगे, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है यूजुअली, बट ये ओवर द काउंटर बहुत इजीली आप खरीद सकते हैं। मैं चाहूंगी जो भी मैं ट्रीटमेंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आप मेरे साथ रिवाइज करिए, ताकि आप घर पे सही तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकें। और ग्रुप पे हमारे साथ आपको शेयर करना होगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, आई विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 1 वीक टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद यू। तो प्लीज हिचकिचाइए नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपको शेयर करनी है। डॉक्टर सृष्टि, हाँ जी। डॉक्टर सृष्टि मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें खाने का कितना डिफरेंस रखना चाहिए ये लगाने के बाद? क्या खाना मतलब हम खाने से आधा घंटा पहले करें ये, या खाने के कुछ टाइम बाद करें? मतलब खाने का कितना गैप रहना चाहिए इसमें? जब आप ये जेल लगाएंगे उस आप खाने से 10 to 15 मिनट्स पहले ये जेल लगा लें तो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो जेल का इफेक्ट है वो मुंह में बना रहे जब पेशेंट खाना कंज्यूम करे। इससे कंजम्पशन इजी बनानी है हमें। और अगर पेशेंट को खाना कंज्यूम करने के बाद भी दोबारा ऐसा महसूस होता है कि उनको नीड फील हो रही है, जलन महसूस हो रही है, वो एक रिपीट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। आप जेल को अप टू 7 to 8 टाइम्स डे में लगा सकते हैं। तो अगर आपको सिवियर पेन है, आप चेक करिए आपको कब महसूस होती है सिवियर पेन। खाने के प्रायर यूज करना आपको बेनिफिशियल ज्यादा लगता है, आफ्टर लगता है, दोनों टाइम पे करना अच्छा लगता है, दोनों टाइम पे करिए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड जैसा आपको सूट करता है आप करिए। डिपेंडिंग ऑन रिंस कैसे करना है वो मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि ठंडा पानी फॉर पीपल जो बहुत ज्यादा अल्सर्स हैं जिनके, और न्यू नॉर्मल पानी अगर आप एक रेगुलर पर्सन है छोटे अल्सर्स। जी, तो 7 से 8 बार इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना कोई फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने पे कुछ इम्पैक्ट रहे हमारे? नहीं, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कोई भी लगा सकता है, एक प्रेग्नेंट इंडिविजुअल भी लगा सकता है। एनीबडी कैन यूज दीज जेल्स, एंड इसीलिए इनको मैं फ्रीली शेयर कर रही हूँ एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज इसका कोई रिस्क नहीं है। तो द ओनली इंस्ट्रक्शन जो इसके साथ फॉलो करनी है वो ये है कि आप swallow नहीं करेंगे और रिंस करेंगे इसके बाद, और 5 से 7 मिनट वेट करेंगे। अब आजकल आईसीपीए जो कंपनी है उन्होंने हेक्सीमेट्रो इसकी कॉम्बिनेशन भी एक बना दिया है, हेक्सीमेट्रो करके। तो आपको दोनों मिक्स करने की जगह आप इंडिविजुअली हेक्सीमेट्रो भी लगा सकते हैं। पर इंडिविजुअल रखने से ये बेनिफिट होता है कि बीच में जब आपके अल्सर्स खत्म हो जाए, सिर्फ बर्निंग माउथ है, तो आप सिर्फ लीडोकेन जेल या म्यूकोपेन जेल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वो मैं गाइड करूंगी जब पेशेंट्स हमारे पास क्वेरीज लेके आएंगे, तो मैं उनको ग्रुप के थ्रू गाइड कर सकती हूँ कि उनको क्या महसूस हो रहा है। दूसरा, प्लीज इस माउथ वॉश की पिक्चर आप खींच सकते हैं। ये कूलोरा माउथ वॉश है।
ये माउथ रिंस आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि माउथ में बहुत पेन हो रही है या जलन महसूस हो रही है। आप इससे 30 सेकेंड्स तक मुंह में रखेंगे, 30 सेकेंड्स तक इसको स्विश करते रहेंगे ताकि आपके गालों के अंदर का एरिया पूरा कोटिंग ले ले इस माउथ वॉश की। एक आपको ये ध्यान रखना है, जेल जो होता है वो थिक होता है। थिक होने की वजह से हम उसको फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहेगा जेल। पर कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पूरे मुंह में तालू समेत गले तक प्रॉब्लम होती है। उनमें हमें माउथ वॉश के तरीके से कोटिंग बनानी पड़ती है जो पतली लेयर है और लिक्विड की तरह वो फैल जाता है मुंह में। तो आप दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं एंड ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लीज जो भी इसकी फोटो खींचना चाहता है ये खींच सकते हैं एंड ये आप इजीली ले सकते हैं, मार्केट से आपको मिल जाएगा। सूखा मुंह, छालों की बात हमने खत्म कर ली। दूसरा मेन प्रॉब्लम जो होता है वो सूखे मुंह का होता है। अगर माउथ किसी पेशेंट का ड्राई है तो इस तरीके से जीभ दिखती है, जैसे रेगिस्तान की रेत बिल्कुल सूख जाती है तो कैसे दरारें दिखती हैं उसके ऊपर, जीभ उस तरीके से दिखने लगती है। इसको डेजर्ट टंग या बॉल टंग भी कहते हैं हम लोग, और हम क्लिनिकली इसको ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जैसे आप देख रहे हैं दरारें जीभ पे, आप अपनी जीभ अगर मिरर में देखेंगे तो आपको गीली दिखेगी, आपको इस टाइप की दरारें और लाल नहीं लगेगी अपनी जीभ, आपको पिंक कलर की लगेगी जीभ और गीली लगेगी। बट कैंसर पेशेंट्स में कई बार ऐसा नहीं होता है, दरारें दिखती हैं जीभ पे और काफी पिंक और रेड और सूजी हुई जीभ लगती है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मुंह सूख गया है, सलाइवा की कोटिंग नहीं है और पेशेंट्स को इससे इस वजह से भी इस जीभ पे खाना रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप जैसे मैंने बताया जेल और माउथ वॉश के यूज से आप ये चीज को कॉम्बैट कर सकते हैं। जेल और माउथ वॉश से आप पेन को कॉम्बैट कर सकते हैं, अल्सर्स के ऊपर जो स्वेलिंग आ रही है उसको कॉम्बैट कर सकते हैं, बट आप थूक को जेनरेट नहीं कर सकते हैं। थूक जेनरेट करने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। सबसे पहला तरीका है, आप बार बार दो दो घुट पानी अपने पेशेंट को पिलाइए। 1 घंटे में कम से कम 4 बार 2-2 घुट पानी अपने पेशेंट को पिलाना ही है। पानी आपकी आर्टिफिशियल थूक बनेगा। अगर आपके मुंह में कंटिन्यूअसली पानी दिया जाएगा, चाहे छोटे अमाउंट में, फोर्स मत करिए पेशेंट्स को पूरा पूरा ग्लास पीने के लिए, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आप इसको छोटी क्वांटिटी में पिलाइए, 2 घुट पिलाइए और छोड़ दीजिए। हमने इससे सिर्फ मुंह गीला करना है। तो अगर पेशेंट का मुंह सूख रहा है तो आप 2-2 घुट पानी पिला के उसका मुंह गीला कर सकते हैं और 1 घंटे में कम से कम 4 बार आपने ये करना है। दूसरा, आपने सलाइवरी फ्लो को कैसे स्टिमुलेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया खट्टा खाना खाने से या नींबू खाने से सलाइवा को जनरेट किया जा सकता है। कभी कभी कुछ दवाइयों की वजह से भी, कोई भी दवाई आप खा रहे हो सकते हैं उसकी वजह से मुंह सूखने लगता है। आप कैसे उसको ठीक करें, आप मुंह में कुछ लेमन ड्रॉप्स रखिए, नींबू की कुछ बूंदे मुंह में रखिए और उसके 10 मिनट बाद खाना खाइए, अपने आप फूंक बनने लग जाएगी और स्टिमुलेट हो जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स आपके। आप डेंटल चेकअप फ्रीक्वेंटली कराइए, क्योंकि ज्यादातर क्या देखा गया है, मुंह सूखते ही दांतों के ऊपर कैविटीज बननी शुरू हो जाती हैं और दांतों के अंदर काले काले रंग के गड्ढे और उन दांतों में सिवियर पेन स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम तो सिर्फ मुंह सूखना था, बट अब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई मुंह सूखे होने की वजह से, क्योंकि लोगों को लगता है कि मुंह सूखा ही तो है तो इट्स ओके, ये इससे इससे जिंदगी नहीं रुकती, बट जिंदगी रुक जाती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम से जिंदगी रुक जाती है। अगर आप छोटी सी इस चीज को इग्नोर करेंगे, आपके मुंह में ऑलमोस्ट 32 के 32 दांत हमने देखे हैं कैविटी हो गई है पेशेंट को, क्योंकि मुंह सूखा है। मुंह जब सूखा रहेगा तो जब आप खाना खाएंगे वही बैठ जाएगा खाना दांतों के बीच में और वो फ्लश आउट नहीं होगा। तो आपको बार बार पानी पी के ब्रश करके उस खाने को फ्लश आउट करना पड़ेगा। अगर खाना वही जाम हो जाएगा और आप वैसे सुला देंगे पेशेंट को, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स लेटे रहते हैं, अगर आप वैसे ही सुला देंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो कैविटीज होने शुरू हो जाएंगी और ऑलरेडी पेशेंट एम्ब्यूलेटरी है। एम्ब्यूलेटरी का मतलब होता है पेशेंट लेटा हुआ है। लेटे हुए पेशेंट को आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो उठ के ब्रश करेगा, या अगर वो उठ के ब्रश ही नहीं कर पा रहा तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो डेंटल क्लिनिक जाएगा चल के? इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर पेशेंट का मुंह सूखना शुरू हो गया है, आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। बेड पे बैठे बैठे उनको ब्रश कराइए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना पेस्ट के ब्रश कराइए। एक स्पिटून बनाइए, टेबल रखिए, स्पिटून बनाइए, 2 बोल्स रखिए, एक में पानी होगा जिससे वो कुल्ला करेंगे, एक बोल होगा जिसमें वो थूकेंगे। इस चीज को इग्नोर आपने नहीं करना। आपने ब्रशिंग नहीं रोकनी पेशेंट की। जितना भी पेशेंट, अगर पेशेंट आपका बिल्कुल खाना कंज्यूम नहीं करना तो भी ब्रशिंग नहीं रोकनी। आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा डेंटल प्रॉब्लम ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में होती है पेशेंट्स को। अगर आप उनका माउथ खोल के देखेंगे, उन पेशेंट्स ने महीनों से खाना नहीं खाया, ट्यूब के थ्रू, राइल्स ट्यूब के थ्रू या आईवी के थ्रू उनको खाना जा रहा है, पर उनकी ओरल हाइजीन इज सो बैड, दे आर सफरिंग विद पेन इन द माउथ। एंड वो पेन होता है डेंटल कैविटीज का पेन, डेंटल पल्प का पेन। और डेंटल पेन आप सबको पता है कितना सिवियर होता है, और पेन का आईसीयू में सिर्फ एक इलाज होता है, दवाई दे देना। एंड लाइक आई शेयर विद यू, दवाई से कोई भी डेंटल डिजीज को आप नहीं ठीक कर सकते। तो डेंटल डिजीज को आपको होने से रोकना पड़ेगा। एक ही तरीका है इसको रोकने का कि आप ब्रश अच्छे से कराइए पेशेंट को, रेडिएशन शुरू होने से पहले उनकी दांतों की सारी प्रॉब्लम्स ठीक करवाइए। और मुंह सूखता है अगर उनका, तो उनको फ्रीक्वेंटली पानी पिलाइए। उनको सलाइवरी मसाज, मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आप सलाइवरी मसाज कर सकते हैं, उससे भी थूक बननी शुरू हो जाती है। थोड़ा खट्टा खाना खिलाइए, लिप्स के ऊपर पानी को उंगली से लगाइए, उससे भी सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। तो आप लिप के ऊपर पानी बार बार उनको बोलिए लगाने के लिए, उससे भी वो बेटर महसूस करेंगे। वैसलीन लगाइए, वैसलीन भी एक वाटर रिटेंशन जेली होती है, नहाने के बाद अगर आप वैसलीन लगा लें उससे भी बेनिफिट होता है। शुगर फ्री च्युइंगम दे दीजिए अपने पेशेंट को, अगर वो वेल है, उनके दांत हैं, आप उनको च्युइंगम चबाने के लिए बोलिए, शुगर फ्री दीजिए, क्योंकि शुगर से दांतों का फिर नुकसान होगा। तो ऑर्बिट या हैप्पी डेंट ये बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, आप इसको यूज करिए। कंटिन्यूसली पेशेंट्स थोड़ी थोड़ी देर के लिए छू करेंगे, थूक बनने लग जाएगी। आपने ये सारे मेथड्स को यूज करना है टू क्रिएट सलाइवा इन योर माउथ। और ई सलाइवा, आर्टिफिशियल सलाइवा भी आने लग गया है, बहुत इजीली अवेलेबल है। जिस कंपनी के मैंने आपके साथ जेल्स शेयर किए थे, वो लोग ही आर्टिफिशियल सलाइवा बनाते हैं। आपने खाने से पहले सिर्फ थोड़ी बूंदें उस बॉटल में से ड्रॉप करनी है मुंह में, और आपको थूक का काम करेंगी वो, और आप अच्छे से अपना खाना खा सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप, बट मैं आपको डेफिनेटली ये बोलूंगी कि आप आर्टिफिशियल सलाइवा पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना करिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर है इतनी पावर कि वो अपना सलाइवा बना सके। अगर आप उसको स्टिमुलेट करेंगे, उसको स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी खुद से सलाइवा बना पाएगी, और आप कंफर्टेबल फील करेंगे टू ईट फूड। ये है आर्टिफिशियल सलाइवा, जैसे आप देख सकते हैं, इसका नाम है वेट माउथ, ई सलाइवा के नाम से भी आता है या वेट माउथ के नाम से भी आता है। आप इसकी भी फोटो खींच सकते हैं। ये एक सूदिंग लेयर प्रोवाइड करता है, सूदिंग मॉइस्चराइजेशन। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको माउथ वॉश अच्छे लगते हैं, माउथ वॉश ब्रशिंग का एक सब्सटीट्यूट नहीं है। ब्रश करना बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर आप माउथ वॉश इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपने पेशेंट के हाइजीन में, तो द मेथड शुड बी कि आप नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉशेस लेंगे। अल्कोहलिक माउथ वॉशेस से बर्निंग बढ़ जाती है। ज्यादातर माउथ वॉशेस आजकल मार्केट में लिस्ट्रीन अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेस हैं, ये ओरल इम्यूनिटी को और फर्दर रिड्यूस कर देते हैं। इतना ओपनली इसके बारे में बात नहीं की जाती, बट डेफिनेटली ये चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आपको चेक करना है अपनी बॉटल पे कि नॉन अल्कोहलिक लिखा होना चाहिए माउथ वॉश पे। सलाइवरी मसाज कैसे करेंगे आप? एक तो आप शुगर फ्री गम्स ले सकते हैं। आप रेडिएशन से पहले, अगर आप रेडिएशन के लिए जा रहे हैं, उससे पहले अपने माउथ में थोड़ी आइस रख सकते हैं। आइस रखने से क्या होता है, अगर आपको रेडिएशन दी जा रही है, आइस अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं माउथ में, तो छाले बनेंगे ही नहीं। छालों को ट्रीट करने के लिए आइस का यूजेज एक डिफरेंट है, और माउथ में रेडिएशन करवाते हुए आइस रखने का यूजेज डिफरेंट है। आपके माउथ के अंदर जो खून की नसें हैं, वो इस आइस की वजह से सिकुड़ जाएंगी। जब हम ठंडे देशों में जाते हैं, क्या होता है, सिकुड़ जाती है हमारी नसें। तो ऐसे ही हम माउथ की नसों को अगर वो सिकुड़ जाएंगी, तो छाले बनेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हीं नसों की वजह से, उन्हीं नसों के सरफेस के फट जाने की वजह से छाले बनते हैं। अगर हम वो उनका माउथ ही श्रिंक करा देंगे, ठंडक देके माउथ में आइस होल्ड करके रेडिएशन की डोज के दौरान, तो बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको छालों की इंसिडेंस ही कम हो जाता है, ट्रीटमेंट आपको करना ही नहीं पड़ता। सलाइवरी ग्लैंड मसाज आप कैसे करेंगे? 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे। एक होता है हमारे चिन के नीचे, इस एरिया में, प्लीज यहाँ टच करके देखिए, आपको महसूस होगा
चिन के नीचे होता है आपका एक सलाइवरी ग्लैंड, एक होता है आपके एंगल ऑफ द माउथ के पीछे यहां, और एक होता है आपके कान के आगे इस एरिया में। आप देखिए, इसको दबा के देखिए, काफी बार गाल पे नहीं लाना है आपने, पीछे बिल्कुल कान के पास, आपको महसूस होगा। आप अगर दांतों को भींचेंगे तो आपको मसल महसूस होगी, टफ होती हुई। इसी के आसपास आपका ग्लैंड होता है, और ये आपका सलाइवा, जो नीचे वाले ग्लैंड हैं ये नीचे जीभ के पास सलाइवा बनाते हैं, जो ये वाला है ये ऊपर तालू के पास सलाइवा बनाता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक गीला तौलिया लेना है, गर्म पानी में उसको डिप करना है और इन जगहों पे लगाना है। उसके बाद आपने ये मसाज करनी है 5 से 10 मिनट। जब आप इसको मसाज करेंगे, सलाइवा जो है इकट्ठा हुआ हुआ आपके ग्लैंड के अंदर वो रिलीज होना लग जाएगा। जब आप वो जो भी बचा कुचा सलाइवा है आप उसको स्क्वीज आउट कर देंगे, वो आपके माउथ में आ जाएगा, और फिर आपके माउथ में ड्राइनेस थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपने न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करना है अपने। आपने एक तो ब्लैंड खाना खाना है, न्यूट्रल खाना खाना है, मैश करके खाना खाना है, दलिया किस्म की कंसिस्टेंसी का खाना खाना है, और अगर आपका पेशेंट वो भी टॉलरेट नहीं करना, सारी सब्जियों को एक साथ मिक्सी में चला के उसको स्ट्रॉ से पिला देना है। आपने सब्जियों का इंटेक रोकना नहीं है किसी भी तरीके से। आप स्ट्रॉ यूज करिए, अगर आपको माउथ में बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहा, आपका पेशेंट कुछ थेरेपी भी नहीं ले रहा, कुछ करने के लिए रेडी नहीं है, कंप्लायंट नहीं है, तो आप सब चीजों को मिक्सी में चलाइए और उसको स्ट्रॉ के थ्रू पिला दीजिए। दैट इज द बेस्ट वे टू गिव न्यूट्रिशन इफ द पेशेंट इज नॉट केपेबल ऑफ कंज्यूमिंग डायरेक्ट फूड। आपने स्मूदीज के फॉर्म में, दलिए के फॉर्म में, मैश्ड फूड के फॉर्म में खाना देना है। स्पाइसी और ज्यादा एसिडिक खाना नहीं देना पेशेंट्स को बिल्कुल भी। स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं। कुछ रेड अलर्ट्स क्या है, अगर ये आपका होता है तो आपने जाना ही जाना है डेंटिस्ट के पास। वाइट पैच, जो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई वाइट पैच दिख रहा है जो आप स्क्रैप कर रहे हैं तो उतर रहा है, तो आपने जाना ही जाना है डेंटिस्ट के पास, क्योंकि वो एक फंगल इन्फेक्शन है। उसके लिए हमें एंटी फंगल जेल्स देने पड़ते हैं, जो कि हम ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते बिना चेक करे। ब्लीडिंग देख रहे हैं अगर आप कहीं किसी अल्सर से माउथ में, या आपके मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा अल्सर्स हो गए हैं, या आपको थूक swallow करने में भी दिक्कत हो रही है, तो हमें बैक ऑफ द थ्रोट चेक करना पड़ता है टू कंफर्म कि थ्रोट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कभी कभी डेंटल और ईएनटी इतना जॉइंट होता है कि हमें रेफर करना पड़ता है ईएनटी के पास। फ्यूचर अगर टॉन्सिल एरिया के पीछे पेशेंट को कंप्लेंट आ रही है तो। अगर आपको जॉ में दर्द होने लग गया है, दांत ढीले पड़ने लग गए हैं, ये कब होता है, जब रेडिएशन की डोज बोन को डैमेज करने लग जाती है, तब आती है ये प्रॉब्लम्स। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, आप इमीडिएटली अपने प्रैक्टिशनर को रिपोर्ट करेंगे और इसके बारे में सोल्यूशन ढूंढेंगे। इस टाइप से आपकी जीभ अगर दिखती है, ये वाइटिश है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे सबकी जीभ वाइट होती है थोड़ी बहुत सुबह उठने के बाद, वो आप स्क्रैप करेंगे, बट बाकी कैंडिडियासिस या फंगल इन्फेक्शन इस टाइप से दिख सकता है। इस टाइप से अगर आप एम्बुलेटरी कंडीशन में, दांत इस टाइप से दिखने लग जाएंगे, कैविटीज होने लग जाएंगी, मसूड़े के पास ये पीला टाटर जमा होने लग जाएगा, आपको इसको क्लीन करवाना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे कि ये अपने आप ब्रशिंग से ठीक हो जाएगा। जब तक ये प्रोफेशनली आप क्लीन नहीं कराएंगे, इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑन इट्स ओन। तो सबसे जो लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि ओरल पेन इन इट सेल्फ एक बीमारी नहीं है, पर ये आपके मूड को, आपके खाने की कैपेसिटी को, आपके बोलने की कैपेसिटी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। इस इम्पैक्ट की वजह से इस इम्पैक्ट की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो सकती है। और आज की डेट में हम कैंसर पेशेंट्स के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ जिए, इतने साल जिए, हम ये चाहते हैं कि जितने भी साल वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो जी पा रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही सुपीरियर हो। और आपकी जो हीलिंग की जर्नी आपके मुंह से शुरू होगी। आप सिंपल केयर, राइट सपोर्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करके इसको बेटर कर सकते हैं। एंड लास्ट चीज, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ इट। सप्लीमेंट जिंक इन योर डाइट, एवोकाडो के थ्रू, सी फूड के थ्रू आप जिंक ले सकते हैं।
क्रायोथेरेपी, जैसे मुंह में रेडिएशन करवाते समय बर्फ रख सकते हैं। ये छोटे टिप्स हैं जो सब लोगों के साथ आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो रेडिएशन ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एंड आपको एट द एंड कैंसर से तेज भागना होगा। अगर आप इस रेस में जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी हेल्थ के लिए कैंसर से तेज भागना होगा। This is the final message which I want to share with you, and I also want to extend my support that I will always be with you. कभी भी आपको किसी भी ओरल केयर एडवाइस की जरूरत होगी तो मैं आपके साथ होंगी, मैं आपको हर बार अवेलेबल रहूंगी आपकी कोई भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट 1 वीक में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, मिस्टर अनुज कैन शेयर इट विद मी एंड आई विल शेयर इट विद ऑल द पेशेंट्स हु वांट टू get any advice from me. If there are any questions, you can ask them. We have a 2-minute time for Q&A, and then we can bid a goodbye to all of you. Thank you, Dr. Srishti. It was very insightful, very informative, and I'm sure that all the members of the community would have gotten a lot of information. I will request everyone, if anyone has any question, वैसे तो डॉक्टर सृष्टि ने रास्ते में इन द वेबिनार काफी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो थैंक यू डॉक्टर सृष्टि फॉर टेकिंग क्वेश्चंस ऑन द वे आल्सो। बट अभी भी किसी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनको कुछ सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो डॉक्टर सृष्टि कैन हेल्प। चिल्ड्रन टॉन्सिल्स के लिए आप डेफिनेटली पहले चेक करवाइए उनको। माउथ ब्रीदिंग ज्यादातर रीजन होती है कि बच्चों में टॉन्सिल्स बन जाते हैं, तो आप ये चेक करिए वो सोते हुए मुंह से सांस तो नहीं लेते। अगर वो मुंह से सांस लेते हैं तो ये डेफिनेटली रीजन हो सकता है कि आपके बच्चे में टॉन्सिल्स हो रहे हैं और होते ही रहेंगे, और बार बार आपको उनको एंटीबायोटिक्स खिलानी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि आपको ज्यादा करके अगर माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो तारों का इलाज करवाना पड़ सकता है, ताकि आपका जबड़ा इस तरीके से बढ़े और वो इस पोजीशन में सेट हो कि आपके बच्चे का मुंह ना खुले सोते हुए और मुंह से सांस ना ले। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Srishti, for taking this question. Anyone else have a oral health question regarding when the problems during the cancer journey, if there is? So I'll give another 1 minute, and or else then we have a very special surprise for everyone. So just be online. Thank you, Sanjay ji. My mother does not have dry mouth, neither ulcer, but her tongue is cracked. हर्षित, ये एक साइन हो सकता है कि कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी है। आप जिंक के थ्रू और मल्टीविटामिन के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा स्मूदीज पिलाइए उनको। स्मूदीज पिलाने से एक तो आप काफी सारे न्यूट्रिशन को एक साथ एक ग्लास में कंज्यूम कर सकते हैं। छानिए मत अपनी स्मूदी को। आई होप इट्स क्लियर। आपने छानना नहीं है स्मूदी को, आप मिक्सी में चला के एज इट इज उसको कंज्यूम करवाइए अपनी मदर से। एंड जो टंग पे जो क्रैक्स दिख रहे हैं वो ज्यादातर विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, जो आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की स्मूदीज के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बॉडी का। और दूसरा, चाहे उनको कंप्लीटली ड्राई माउथ नहीं है बट उनकी थूक का सप्लाई कम हो गया है, जिसकी वजह से उनको क्रैक्स दिख रहे हैं और नॉर्मल फूड स्पाइसी फील हो रहा है, तो अगेन ये अल्सर के कैटेगरी में नहीं आएगा, ये बर्निंग माउथ की कैटेगरी में आएगा। बर्निंग माउथ की जो कैटेगरी है, इट इज सिमिलर, इट इज इन बिटवीन ड्राई माउथ एंड अल्सर्स। तो आपको छाले नहीं दिखेंगे पर मुंह में स्पाइसी फील होगा, जलन मचेगी। उसमें भी आप जो मैंने जेल्स शेयर किया आपके साथ वो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। जो कूलोरा माउथ वॉश मैंने बोला, खाने से पहले उनको कराइए और खाने के बाद भी कराइए, और कोल्ड रिंजेस कराइए उनको थ्रू आउट द डे। आप डेफिनेटली देखेंगे काफी फर्क पड़ेगा उनके फूड को कंजम्पशन देने में। एंड प्लीज मेरे साथ शेयर करिएगा कि उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा। अगर कोई तरीका होगा तो मैं डेफिनेटली आपको और हेल्प करूंगी।
Anyone else have any questions? So I think if we have any questions, we will take it later also. So I'll just like to tell everyone that Dr. Srishti has been very kind, and she is like mission driven. She wants to help the patients. So she has given us that whosoever will participate in this webinar, she will give a online consultation to that person, to that patient. So Dr. Srishti has been very kind. Thank you, Dr. Srishti. And all the people who are in the webinar will get a free online consultation with Dr. Srishti. If they have any other questions, they can consult with her online and get their answers. So with that, I will like to end this webinar. This is our first webinar, and I think it has been very informative, very insightful. Thank you, Dr. Srishti, for giving us a lot of information. Thank you, everyone, for taking out time and being a part of this community, being a part of this webinar. We will add value to you. We will give you a lot of information. हमारी एक आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप थोड़ा सा हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन करें, हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप इंटरैक्ट करें. हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे 70 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जहाँ पे 70 से ज़्यादा लोग हैं जो इस सेम जर्नी के थ्रू जा रहे हैं. हम चाहते हैं उस कम्युनिटी को बढ़ाएं, वो कम्युनिटी ऑफ सपोर्ट बने, एक दूसरे को लोग हेल्प कर पाए. एंड हम एक सिर्फ मीडिएटर बनना चाहते हैं. हम चाहते हैं लोग एक दूसरे को हेल्प करें, एंड हम जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं हम करेंगे. This is our promise. We will be your companion in this journey. This is our promise. With that, thank you everyone for joining to this webinar. We will see you next Sunday with another great, powerful webinar. Thank you, Mr. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Anuj Narang, and thank you, Dr. Srishti, for this interactive session on oral care in cancer. I'm sure the members will be, get benefited for all this information that you have provided us. And we are looking for next seminar also. We will be soon joining for the next seminar, and whatever the questions of the community member have, they can put up in the WhatsApp community. We will try to answer all of them. Thank you all. Thank you, everyone.